हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर 2024 में जो आपके आईसीएसई क्लास 10th का एग्जाम हुआ था उसके फिजिक्स पेपर का हम सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। उसका जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज होता है वो सारा चीज बहुत क्लियरली हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सब पार्ट 1 कि हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें वोल्टेज और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना करंट फ्लो करेगा कंडक्टर से, ये गिवन है। जैसा आपको दिख रहा होगा कि जब वोल्टेज 10 वोल्ट है तो करंट 2 एम्पियर था, जब वोल्टेज 20 वोल्ट हो गया तो करंट 3 एम्पियर रहा, और जब वोल्टेज 30 वोल्ट हो गया तो करंट 4 एम्पियर रहा। इससे हमने एक चीज कंक्लूड किया कि वी आई के प्रोपोर्शनल नहीं है ना। वी आई के प्रोपोर्शनल कैसे नहीं है? क्योंकि अगर वोल्टेज देखिए, वोल्टेज अगर 10 से 20 हो गया मतलब डबल हो गया, तो करंट भी 2 एम्पियर से 4 एम्पियर होना चाहिए था, डबल होना चाहिए था। या फिर 30 वोल्ट हो गया मतलब वोल्टेज जब 10 से 30 हो गया, थ्राइस हो गया, तो करंट कितना होना चाहिए था? 2 थ्राइस हो गया, 2 इंटू 3 मतलब 6 एम्पियर यहां होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना, इसीलिए V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I, और इसी वजह से ये जो हमारा कंडक्टर है वो ओमिक नहीं है, वो नॉन ओमिक है ना। हमसे यही पूछा जा रहा था फर्स्ट पार्ट में कि ओमिक है या नॉन ओमिक है ये कंडक्टर। तो सिंपल है, ओम्स लॉ हमारा यही बताता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। उसका स्टेटमेंट भी है हमारे लास्ट वाले सब पार्ट में, वो मैंने रखा है यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको एग्जैक्टली क्या होता है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर ऐसा हुआ तो ओम्स लॉ ओबेड हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओम्स लॉ ओबेड नहीं हो रहा है। तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये कैसा कंडक्टर है? नॉन ओमिक कंडक्टर है ना। ओके, दूसरा यही जस्टिफाई और आंसर पूछा जा रहा है, तो ये हमारा जस्टिफिकेशन है कि V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। मतलब जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वोल्टेज के, है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है? तो आइए देखते हैं। और आप ये जो आंसर्स मैं बताता हूं या किसी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, तो आप वो वीडियो पॉज करके उस चीज को कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अभी फिलहाल हम इसको हटाते हैं। अब देखिए दूसरा चीज हमसे पूछा जा रहा है ये सब पार्ट सी में, इसके लिए यहां पे स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। ये क्या है देखिए, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ क्या है। हमसे पूछा गया कि ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, तो अकॉर्डिंग टू इट द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स, है ना। तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। वैसे मैंने ओम्स लॉ के लिए बहुत इलैबोरेटेड वे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पे फिजिक्स पटना से पे। आप उसमें जो प्लेलिस्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th आईसीएसई का, वो खोल सकते हैं, उसमें सारा वीडियोस है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के टर्मिनल्स, टर्मिनल्स मतलब एंड्स के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो करंट कम, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ तो करंट ज्यादा, है ना। तो इसके लिए हम कैसा भी सोर्स ले सकते हैं, डायरेक्ट करंट का सोर्स मतलब सेल, या ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अब देखिए ये जैसे इसको जिसको हम अपने फिजिक्स के लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वही अपने डेली लाइफ में हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। मतलब कम वोल्टेज कम करंट, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट, सिंपल। अब लास्ट में हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। देखिए किसी भी लॉ का, किसी भी प्रिंसिपल का एक लिमिटेशन होता है, वो हमेशा ओबेड नहीं होता है। तो ये जो लास्ट में ये लिखा हो ना, लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलता आपको लॉ का, ओम्स लॉ का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो हमें ये फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या, जैसे एक कंडक्टर है तो इसका लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसका थिकनेस, और ये किस मटेरियल का बना हुआ है, ये तीन चीज आ गया इसके फिजिकल कंडीशंस में। तो इन तीनों में से कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। और चौथा चीज टेम्परेचर। अगर इन चार चीजों में से मतलब फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर में से कुछ भी चेंज हुआ तो ओम्स लॉ ओबेड नहीं होगा, मतलब V प्रोपोर्शनल I नहीं रहेगा, है ना। तो ये हमारा पूरा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एक ट्रांसफॉर्मर का छोटा सा डायग्राम हमारा दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर।
तो देखिए होता क्या है, जो दो तरीके का ट्रांसफॉर्मर है हमारा, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सुन के ही पता चल रहा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम होगा वोल्टेज बढ़ाना, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ाना, और स्टेप डाउन का काम होता है वोल्टेज को कम करना, ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको कम करना। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, मैं आंसर लिख देता हूं इसका। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब एग्जैक्टली इसमें होता क्या है मैं ये लिख देता हूं यहां पे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक, उसके साथ डिस्कस करते बढ़ेंगे। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल होता है ना, ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल और ये प्राइमरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सुन के ही पता चल रहा है, ये सेकेंडरी कॉइल का काम क्या है, रिजल्ट देगा, ये आउटपुट देगा, और प्राइमरी कॉइल से हम इनपुट देते हैं। तो इधर हमें कम ईएमएफ चाहिए, इसीलिए इधर हमें वोल्टेज कम चाहिए, ईएमएफ हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बोल रहे हैं ना। तो ये इधर अगर हमें ईएमएफ, इधर अगर वोल्टेज कम चाहिए तो इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम रख लेते हैं। वही इसका उल्टा, अगर हमें वोल्टेज इधर ज्यादा चाहिए होता तो हम इधर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ज्यादा। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज हमें इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है इसमें कौन सा वायर थिकर है, कौन से कॉइल का वायर थिकर रहेगा, प्राइमरी कॉइल का या सेकेंडरी कॉइल का। इसके लिए मैं आपको एक एक्सप्रेशन बताता हूं। जैसे हमारा ये जो NS/NP है, इसको हम बोलते हैं टर्न्स रेशियो, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से कंपेयर करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्न्स रेशियो। और ये इक्विवेलेंट होता है εS/εP के, और ये इक्विवेलेंट होता है IP मतलब करंट इन प्राइमरी कॉइल बाय IS मतलब करंट इन सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए आपको यहां से दिख रहा होगा, ये चीज हम हटा देते हैं, अभी फिलहाल हमें इसका जरूरत है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यूज कर रहे हैं अभी, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, इधर जो EMF हमें मिल रहा है εS लिख सकते हैं, वो εP से कम होगा, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे εS इज लेस देन εP। हमारा टारगेट क्या है, वोल्टेज को कम करना था। तो अगर वोल्टेज यहां देखिए कम है तो ये आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा, यहां εS यहां IS मतलब करंट इन सेकेंडरी कॉइल, है ना। तो अगर εS कम है तो IS ज्यादा होगा, है ना। तो आप ये रीजन के साथ भी लिख सकते हैं अगर पूछा गया तो। वैसे हमसे इसमें हाँ रीजन भी पूछा गया तो आप ये बता देंगे कि εS इज लेस देन εP, देयरफॉर εS/εP का जो रेशियो आएगा ना वो लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और नोमिनेटर छोटा। और ये रेशियो किसके इक्विवेलेंट है, IP/IS, मतलब IP/IS भी कम होगा 1 से। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए IP लेस देन IS मतलब करंट इन सेकेंडरी कॉइल क्या हो गया, ज्यादा हो गया करंट इन प्राइमरी कॉइल से। तो जहां पे करंट ज्यादा है, ज्यादा करंट अगर कैरी करना है तो हम मोटा वायर यूज करते हैं, थिकर वायर यूज करते हैं। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट ज्यादा है, इसलिए हम इसमें जो वायर है वो थिकर रखेंगे, है ना। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने बोला गया है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि जैसे सबसे आसान तरीका कि कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। अगर सेम करंट गया जिन जिन रेजिस्टेंस से वो सब सीरीज में, और जिन जिन रेजिस्टेंस में अप्लायंस में करंट बट के गया, डिवाइड होके गया अलग अलग रास्ते से, वो सब पैरेलल में। अब जैसे देखिए यहां से करंट आया, जो भी करंट आ रहा है वो यहां तक तो आएगा, लेकिन इसके बाद करंट दो अलग अलग रास्तों में बढ़ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा और कुछ इधर आ जाएगा। अब जो भी करंट इधर आया वो हम मान लेते हैं कि I1 आ गया इधर और इधर I2 आ गया, फॉर एन एग्जांपल समझने के लिए। तो इधर जो करंट I1 आया है ये करंट 10 ओम से जाएगा, और फिर यही करंट I1 ही करंट 6 से भी जाएगा, मतलब इन दोनों से सेम करंट गया तो ये दोनों सीरीज में। लाइकवाइज I2 करंट जो यहां से आ रहा है ये 12 से जाएगा, फिर 4 ओम से जाएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है I2 के जाने के लिए, तो इन दोनों से सेम करंट, मतलब ये दोनों भी सीरीज में। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो 10 + 6 16, तो हमारा ये रेजिस्टेंस आ गया 16 ओम का, है ना। और ये दोनों भी सीरीज में, तो 12 + 4 16, ये भी आ गया 16 ओम, है ना। अब देखिए पता क्या करना है, हमें टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। तो अब हमें दिख रहा है कि ये पूरा 16 और ये पूरा 16 ये दोनों पैरेलल में होंगे, क्योंकि दोनों में करंट डिवाइड होके जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। तो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/16 + 1/16। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहां से, 2/16, और ये तो 1/R इक्विवेलेंट है। तो बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में यहीं पे छोड़ आते हैं।
आप ऐसा मत करिएगा, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तब फिर ये क्या आएगा 16/2 का मतलब 8 ओम, है ना। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ये सब पार्ट ए था हमारा, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 8 ओम। अब देखिए दूसरा चीज क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब ये सेल कितना करंट देता है, ये सेल का हमारा ईएमएफ गिवन है, ये सेल कितना करंट देता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा देखते हैं। अब जैसे देखिए यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिया है, सिर्फ 4 वोल्ट दिया है, तो हम डायरेक्टली ओम्स लॉ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे कर देता हूं आपके लिए, ये चीज हम हटा लेते हैं। आपको अगर सॉल्यूशन नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, अभी फिलहाल इसे हम हटाते हैं। आर इक्विवेलेंट हमारा आ चुका था 8 ओम, मैं सिर्फ यहां पे आंसर लिख देता हूं, आर इक्विवेलेंट है कितना 8 ओम, सबको हटा के, मतलब इन सारे रेजिस्टेंस को हटा के हमें 8 ओम मिल गया। अब देखिए सब पार्ट बी में क्या करना है कि करंट कितना आ रहा है, तो V इक्वल क्या होता है आई आर, है ना। तो यहां हम R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं क्योंकि V तो हमें दिख रहा है 4 वोल्ट। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहता तो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस तब फिर हम जो एक्सप्रेशन लेते वो अलग होता, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, V इक्वल आई आर। तो यहां पे V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कितना है 4 वोल्ट। तो I का वैल्यू हमें पता ही करना है और R इक्विवेलेंट हमें दिख रहा है कितना है 8 ओम। तो यहां से I आ जाएगा हमारा, दोनों चीज देखिए ऐसा यूनिट में तो करंट भी ऐसा यूनिट में आएगा, मतलब एम्पियर में, तो 4/8 मतलब 0.5 एम्पियर का करंट इससे फ्लो करेगा। ये करंट हमें कितना देगा 0.5 एम्पियर। अब देखिए दूसरा चीज, तीसरा पार्ट हमारा क्या है कि ये जो हमारा 10 ओम रेजिस्टर है ये और 12 ओम रेजिस्टर है, इन दोनों में जो करंट जा रहा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि इसमें I1 जा रहा है 10 ओम में और I2 जा रहा है इसमें 12 ओम में, तो दोनों में जो करंट जा रहा है वो दोनों सेम है क्या, या एक दूसरे से कम या ज्यादा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इधर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम और इन दोनों को भी ऐड करके देख रहे हैं 16 ओम, मतलब यहां से जो करंट बट के दोनों में जाएगा वो दोनों में इक्वल होगा, क्योंकि इसमें भी टोटल रेजिस्टेंस 16 ओम है और इसमें भी टोटल रेजिस्टेंस 16 ओम है, मतलब I1 और I2 दोनों क्या होगा इक्वल होगा, दोनों का वैल्यू सेम, है ना। तो आई होप मैंने जो आपको इस वीडियो में समझाया ये आपको अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी लोगों से भी इसे शेयर करें जितना आपसे पॉसिबल हो, ताकि हमारा जो मोटिव है वो आपके हेल्प से कंप्लीट हो सके, बच्चों के लिए फिजिक्स को आसान बनाना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।